इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इन कहानियों का वास्तविक जीवन किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। कालीघाटी गांव में शाम के 7 बज रहे थे। आज अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। ठंड इतनी अधिक थी कि अधिकांश लोग अपने अपने घरों में दुबके बैठे थे। गांव की गलियां लगभग सुनसान थी। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास भैरव काका का घर था। वो घर ऐसा था जहां रोज गांव के 2 आदमी आकर बैठते थे। दिन भर की बातें, पुरानी यादें और अधूरी कहानियां। लेकिन पिछले कुछ महीनों से भैरव काका की तबीयत ठीक नहीं थी। आज पहली बार वो फिर से पुराने जैसे लग रहे थे। माधव ने राहत की सांस लेते हुए पूछा, अरे काका, अब तबीयत कैसी है? सब ठीक तो है ना? हाँ रे माधव, अब उम्र हो चली है, इसलिए शरीर साथ नहीं देता। फिर काका की नजर चुप बैठे साहिल पर पड़ी। अरे साहिल, आज इतना चुप क्यों है? कुछ हुआ है क्या? साहिल ने सिर झुका लिया। आवाज में अजीब सी घबराहट थी। काका, एक बात है जो मन में खटक रही है। कौन सी बात? मुझे बता। काका, अगर कोई गर्भवती औरत मर जाए तो क्या वो पिशाच बन जाती है? ये सुनते ही माधव का चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर के मारे बोला, अरे ये क्या बोल रहा है तू ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है? साहिल ने कांपती आवाज में कहा, परसों मैं अपने मामा के गांव गया था काका। वहां एक गर्भवती औरत रात के 11:45 पर मर गई। जब तक रिश्तेदार और गांव वाले इकट्ठा हुए, 1 बज चुका था। हम लोग जब शमशान पहुंचे तो मैंने देखा उस औरत के नाखून 2 फुट लंबे हो चुके थे। बस कर, ऐसा झूठ मत बोल। ये झूठ नहीं है माधव, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। भैरव काका ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, ये सच है। अगर कोई गर्भवती औरत अधूरी इच्छा के साथ मरे तो वह पिशाच बन जाती है। मेरे दोस्त के पोते के साथ भी यही हुआ था। अगर हिम्मत है तो पूरी कहानी सुनो। शाम के ठीक 7 बजे थे। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था और ठंड की वजह से गांव की गलियों में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। गांव के चौपाल पर मोहन काका अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर आज कुछ अलग सी बेचैनी थी। आंखें बार बार उसी रास्ते की ओर रुक जाती जहां से गांव में आने वाला रास्ता मुड़ता था। उसी वक्त लालू, गांव का एक किसान, रास्ते से गुजर रहा था। उसने मोहन काका को यूं परेशान बैठे देखा तो पास आकर उनके बगल में बैठ गया। थोड़ी देर उन्हें देखते रहने के बाद लालू ने पूछा, अरे काका, आज कुछ ज्यादा ही चिंतित लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? मोहन काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे लालू, तू तो जानता ही है, मेरा पोता शहर में पढ़ाई करता है। परसों फोन किया था उसने, बोला था कि 2 दिन बाद घर आएगा। आज उसी का दिन है। शाम के 5 बजे तक तो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं। लालू का चेहरा भी गंभीर हो गया। हाँ काका, ये तो सच में चिंता की बात है। शाम होने के बाद हमारे गांव की तरफ ना कोई ऑटो आता है, ना कोई पैदल चलने की हिम्मत करता है। ऊपर से आज अमावस भी है। हाँ रे लालू, वही तो डर है। और जिस रास्ते से वो आएगा, उस रास्ते के बारे में तो पूरे गांव को सब कुछ पता है। कुछ देर बाद दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। लालू ने ध्यान से देखा और अचानक बोल उठा, अरे काका, वो देखो, कुंदन आ गया। मोहन काका ने जैसे ही सिर उठाया, उनकी आंखों में चमक आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, सही सलामत लौट आया। कुंदन जैसे ही चौपाल के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसके दादाजी वहीं बैठे हैं। वो थोड़ा हैरान होकर बोला, अरे दादाजी, आप यहां बैठे हो? मोहन काका ने तुरंत सवाल दाग दिया, अरे कुंदन, इतना देर क्यों हो गया? तुझे तो 5 बजे तक पहुंच जाना था ना? अरे दादाजी, असल में ट्रेन लेट हो गई थी। ऊपर से स्टेशन से कोई भी इस गांव की तरफ आने को तैयार ही नहीं था। मोहन काका ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ बेटा, असल में हमारे गांव आते वक्त जो जंगल पड़ता है ना, वो अब भूतिया हो गया है। ये सुनते ही कुंदन हंस पड़ा। अरे दादाजी, 2026 चल रहा है और आप लोग अब भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? मोहन काका ने कुंदन की आंखों में देखते हुए धीमे मगर भारी स्वर में कहा, अरे बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। और तू तो पढ़ा लिखा है, तुझे पता होगा कि ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। कुंदन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये बात तो सच है दादाजी, लेकिन हुआ क्या है, आप मुझे भी पूरी बात बताओ। चौपाल पर बैठे तीनों लोग खामोश हो गए। दूर जंगल की तरफ से ठंडी हवा के साथ जैसे कोई अनसुनी कहानी चलकर उनकी ओर आ रही हो।
मोहन काका ने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जैसे सीने के अंदर कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। उन्होंने चारों तरफ देखा, चौपाल, और फिर उनकी नज़र जंगल की तरफ टिक गई। आवाज़ भारी हो गई थी। सुन बेटा, काका बोले, ये बात आज से नहीं, कई साल पुरानी है। प्रिया गांव की एक सीधी साधी लड़की, आंखों में सपने थे लेकिन हैसियत नहीं। वो मुखिया के बेटे से प्यार कर बैठी थी, प्यार ऐसा जिसमें डर नहीं होता, बस भरोसा होता है। लेकिन जब प्रिया गर्भवती हो गई तो वही प्यार सबसे बड़ा अपराध बन गया। प्रिया ने हिम्मत करके मुखिया के घर जाकर कहा, आपके बेटे से मेरी शादी करवा दीजिए। लेकिन जवाब में उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। दिन बीतते गए, प्रिया का पेट उभरने लगा। उसके अपने माँ बाप जो कभी उसके सिर पर हाथ रखते थे, अब रोज जहर घोलने लगे। काश तुझे पैदा ही ना किया होता, हमने कौन सा पाप कर दिया था। हर शब्द उसके दिल में कील बनकर धंसता चला गया। फिर गांव को पता चला, और गांव कभी माफ नहीं करता। लोग हंसने लगे, कोई इशारे करता, कोई फपियां कसता। जब प्रिया कुएं पर जाती तो हंसी पीछा करती, जब रास्ते से गुजरती तो नजरें चीरने लगती। एक दिन प्रिया रोती हुई फिर मुखिया के पास गई, लेकिन इस बार भी दरवाजा नहीं खुला, खुली तो बस क्रूरता। एक रात प्रिया सब कुछ सह नहीं पाई, अकेली, टूटी हुई और बिल्कुल खामोश उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन बेटा, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने उसकी लाश को भी इज्जत नहीं दी। अंधेरी रात में उसे जंगल की तरफ ले जाया गया। वहां चुपचाप एक गड्ढा खोदा गया और प्रिया को मिट्टी में गाड़ दिया गया। ना कोई रोया, ना किसी ने भगवान को याद किया। तभी से बेटा, उस जंगल से रात में जो भी जवान लड़का गुजरता है, या तो गायब हो जाता है या फिर मौत का मुंह देखकर लौटता है। हवा अचानक ठंडी हो गई, जंगल से पत्तों के हिलने की आवाज आई। मोहन काका ने आखिरी बात कही। प्रिया ने खुद जान ली थी, लेकिन उसकी रूह आज भी वहीं भटकती है। और अमावस की रात वो रास्ता अब सिर्फ रास्ता नहीं रहा। तीनों की नजरें एक साथ अंधेरे जंगल की तरफ उठ गईं, और उस पल ऐसा लगा जैसे अंधेरा उनकी तरफ मुस्कुरा रहा हो। मोहन काका ने उठते हुए कहा, चल बेटा, बहुत रात हो गई है, घर चलते हैं। कुंदन चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने खाना खाया, लेकिन मन खाना नहीं खा रहा था। वो बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था, मगर आंखें बंद करते ही जंगल, प्रिया और अमावस की बातें दिमाग में घूमने लगती। तभी मोबाइल की आवाज ने खामोशी चीर दी। कुंदन बड़बड़ाया, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, अरे भाई सुन, तू जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जा, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही कुंदन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मोबाइल हाथ में ही रह गया, सांस अटक गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे से उसने इधर उधर देखा। घर में सब सो रहे थे, दादाजी गहरी नींद में थे। कुंदन ने खुद से फुसफुसा कर कहा, अगर अभी दादाजी को उठाया तो वो मुझे जाने नहीं देंगे, और मैं उन्हें ये भी नहीं बता सकता कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ है। कुछ पल सोचा, फिर फैसला कर लिया, मैं चुपचाप निकल जाता हूँ, कोई ट्रेन पकड़ लूँगा, सुबह सब ठीक हो जाएगा तब दादाजी को बता दूंगा। वो बहुत धीरे धीरे उठा, ऐसे जैसे ज़मीन भी उसकी आहट सुन लेगी तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। घर का दरवाज़ा चरमराया। कुंदन एक पल के लिए रुक गया, दिल मुंह को आ गया। फिर वो अंधेरी रात में बाहर निकल गया। उसे क्या पता था, जिस रास्ते पर वो चल पड़ा है वो रास्ता सीधा जंगल की तरफ जाता है, और आज अमावस की रात है। कुंदन धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हवा की सीटी जैसी आवाज़ तेज होती जा रही थी। कहीं दूर से उल्लू की आवाज़ गूंज रही थी, ऐसी आवाज़ जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। वो भी कुछ ही कदम चला था कि आगे उसे एक परछाई नजर आई। कुंदन ठिठक गया। मन में आया, इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है। डरते डरते वो परछाई के पास पहुंचा, और अचानक उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके सामने दादाजी खड़े थे। कुंदन ने मन ही मन कहा, मर गया, अब तो दादाजी बहुत डांटेंगे। दादाजी की आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। तुझे मना किया था ना, फिर क्यों जंगल में आ गया? उन्होंने उंगली से रास्ता दिखाते हुए कहा, चला जा यहाँ से, और पीछे मुड़कर मत देखना। कुंदन कुछ बोल नहीं पाया। मजबूरी में उसने कदम वापस गांव की ओर मोड़ लिए। 2-4 कदम ही चला होगा कि अचानक वो रुक गया। उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। दादाजी तो घर पर हैं, और वो सो जाएं तो सुबह 5 बजे से पहले एक बार भी नहीं उठते, तो फिर वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? कुंदन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, ना दादाजी, ना कोई परछाई। अब कुंदन को सचमुच डर लगने लगा। उसने 2 कदम पीछे हटे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन तभी उसे याद आया, मुझे जाना ही होगा, रीमा अस्पताल में होगी। उसने खुद को संभाला और फिर से आगे बढ़ने लगा।
करीब 10 मिनट चलने के बाद पीछे से किसी ने आवाज लगाई, कुंदन। आवाज इतनी जानी पहचानी थी कि उसके शरीर में सेंध दौड़ गई। कुंदन पलटा। उसके सामने कॉलेज की उसकी दोस्त राधिका खड़ी थी। कुंदन चौंक गया। अरे राधिका, तुम यहाँ इतनी रात को कैसे? राधिका मुस्कुराई। उसकी आवाज अजीब सी मीठी थी। मुझे पता था तुम आने वाले हो, चलो साथ साथ चलते हैं। कुंदन का मन बेचैन हो गया, सीना भारी लगने लगा, डर अब साफ महसूस होने लगा था। तभी पीछे से फिर आवाज आई, अरे कुंदन, इतना तेज क्यों चल रहे हो? मेरे लिए तो रुको। ये आवाज सुनते ही कुंदन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने झट से पीछे देखा और उसकी चीख गले में ही अटक गई। वहां राधिका नहीं थी। उसकी जगह टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान के साथ एक छलावा खड़ा था, आंखें जलती हुई, चेहरा धुंधला और आवाज बिल्कुल इंसान जैसी। जंगल की हवा अचानक थम गई। अब कुंदन समझ चुका था, आज रात वो जंगल उसे जाने नहीं देने वाला। माधव ने कांपती हुई आवाज में पूछा, काका फिर क्या हुआ? काका ने भारी स्वर में कहा, और क्या होना था, पिशाच के हाथों कुंदन मारा गया। ये कहते हुए काका कुछ पल के लिए चुप हो गए। आग की लपटें हल्की हल्की हिलने लगीं और चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर काका ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें जाइडेक्स कार्टून्स को। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।